आपने कभी सोचा है अगर भारत कभी गुलाम बना ही नहीं होता तो आज हमारा देश कैसा होता? शायद आज हमारा देश सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे अमीर सभ्यता और सबसे आगे बढ़ा हुआ देश होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि लगभग 200 साल तक एक विदेशी ताकत ने सिर्फ हमारे देश पर नहीं, हमारे सपनों पर राज किया। आज मैं आपको सिर्फ इतिहास नहीं सुनाने वाली हूँ, आज मैं आपको उस सफ़र पे लेकर चलने वाली हूँ जहाँ लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपना सब कुछ इस देश पर न्यौछावर कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं भारत की आज़ादी की असली कहानी। अंग्रेज़ों के आने से पहले का भारत। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। भारत मसाले, रेशम, सूती कपड़े, धातु कला एवं व्यापार में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। दुनिया भर के व्यापारी भारत आना चाहते थे। हमारे देश के कारीगरों के बनाए हुए कपड़े यूरोप तक बिकते थे। हमारी देश की समृद्धि, शिक्षा, संस्कृति दुनिया भर के लिए एक उदाहरण थी। लेकिन इसी समृद्धि पर एक विदेशी ताकत की नज़र पड़ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश। यह 1600 में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उनका मकसद था भारत में व्यापार करना। यह 1608 में उनका पहला जहाज भारत पहुंचता है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। भारतीय शासकों ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी। उन्होंने सूरत, बंदरास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में अपने व्यापार केंद्र खोले। लेकिन जो लोग व्यापारी बन के आए थे उनकी नज़र सिर्फ व्यापार पर नहीं थी, उनकी नज़र पूरे भारत पर थी। व्यापार से शासन तक। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों के राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। जहां दो राजा लड़ते वहां अंग्रेज किसी एक का साथ देते थे और बदले में उसकी कीमत मांगते, जैसे ज़मीन, धन या फिर कुर्सी। और धीरे धीरे करते करते भारत की कई रियासतें उनके प्रभाव में आने लग गईं। और फिर आया 1757 प्लासीर का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासीर। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह वो मोड़ था जहां से भारत पर अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। इस जीत के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास बढ़ गया और भारत धीरे धीरे करके उनकी गिरफ्त में आता चला गया। भारतीयों पर अत्याचार। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो शासक बन चुके थे। उन्होंने किसानों पर भारी टैक्स लगाया और जो किसान टैक्स नहीं दे पाता उसकी ज़मीन छीन ली जाती। अंग्रेज़ों ने भारतीय कारीगरों के सामानों को अंग्रेज़ी मशीनों के सामानों से बदल दिया। हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। भारत से कच्चा माल अंग्रेज इंग्लैंड सस्ते दामों पर भेजते और वही बना महंगा सामान भारत में बेचा जाता। यानी भारत की दौलत धीरे धीरे भारत से बाहर जा रही थी और भारतीय अपने ही देश में गरीब होते जा रहे थे। अकाल और अन्याय। अत्यधिक टैक्स, गलत नीतियाँ और जनता की अनदेखी, इन सभी कारणों की वजह से भारत के कई हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी पैसा। उन्हें भारतीयों की जान की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। उसी समय हर भारतीय के मन में एक सवाल उठा, क्या हम सदैव ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे? 1857 की क्रांति। और फिर एक दिन आया जब भारत ने खुलकर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। ईयर 1857। भारतीय सैनिक पहले से ही अंग्रेजों के व्यवहार से बहुत ही नाराज़ थे। कम वेतन, भेदभाव और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं ने गुस्से को और बढ़ा दिया। उसी समय मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर और कई क्षेत्रों में क्रांति की आग फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस दिखाया। तात्या तोपे और कई वीरों ने हमारे देश के लिए संघर्ष किया।
हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारत को एक चीज़ सिखा दी, आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन भारत की आत्मा जग चुकी थी। अब आने वाला समय ऐसे नेताओं को जन्म देने वाला था जो बिना तलवार उठाए भी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईयर 1857 के बाद देश में पढ़े लिखे भारतीयों ने सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर भारत को आज़ादी दिलानी है तो पूरे भारत को एक मंच पर लाना होगा। इसी सोच के साथ ईयर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। पहले कांग्रेस अंग्रेजों से अधिकार मांगा करती थी, लेकिन धीरे धीरे यही संगठन भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गया। अब लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं, पूरे भारत की थी। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ईयर 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया। उन्होंने कहा यह प्रशासनिक सुविधाओं के लिए है, लेकिन उनका मकसद था फूट डालो और राज करो। वो चाहते थे कि भारत धर्म और छात्र के आधार पर बढ़ जाए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पूरा भारत एकजुट हो गया। लाखों लोगों ने विदेशी चीज़ों को छोड़ दिया और स्वदेशी चीज़ों को अपना लिया। देश के हर कोने से यही आवाज़ उठी, विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, और यही था स्वदेशी आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1990, 13 अप्रैल 1990, बैसाखी का पवित्र दिन। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कई लोग सभा के लिए आए थे, कई लोग बैसाखी मनाने आए थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर वहां अपने सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं। उनके सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनकी गोलियां लगभग ख़त्म नहीं हो गई। बाग का एकमात्र रास्ता भी बंद कर दिया गया था, लोग भाग भी नहीं सकते। हजारों लोग वहां मर गए, अनेकों लोग घायल हो गए। उस दिन सिर्फ निर्दोष लोग नहीं मरे थे, भारतीयों का अंग्रेजों पर बचा हुआ भरोसा भी हमेशा के लिए टूट चुका था। महात्मा गांधी की वापसी। इसी दौरान एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे। सफ़ेद धोती, हाथ में लाठी, चेहरे पे मुस्कान और इरादे पहाड़ से भी मजबूत। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने भारत को एक नई शक्ति दी, सत्य और अहिंसा। उनका मानना था कि अगर पूरा देश एकजुट होकर के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए तो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी झुकना पड़ जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी ने देशवासियों से कहा, अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो, सरकारी स्कूल छोड़ दो, सरकारी नौकरी छोड़ दो, अंग्रेजी कपड़े मत पहनो और अंग्रेजी आंदोलन का बहिष्कार कीजिए। लाखों लोग गांधी जी के साथ खड़े थे। यह पहली बार था जब पूरे देश ने मिलकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी हो। दांडी यात्रा 1930। अब सवाल यह है कि नमक जैसी छोटी चीज़ पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था। उस समय अंग्रेजों ने नमक पर भी भारी टैक्स लगा रखे थे। गांधी जी ने इसका विद्रोह करने का निर्णय लिया। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। उनके साथ लाखों लोग जुड़ गए। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी समुद्र तट पर पहुंचकर अपने हाथों से नमक उठाते हैं और अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानून को चुनौती देते हैं। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक मुट्ठी नमक से भी किसी साम्राज्य की नींव हिलाई जा सकती है। लेकिन भारत की आज़ादी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मंच पर अब ऐसे नौजवान आने वाले हैं जिन्होंने अपने उम्र से पहले अपने प्राण देश के नाम कर दिए। उनके लिए उनका भारत उनके प्राणों से ज़्यादा बड़ा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जलियांवाले बाग की घटना ने एक युवा के मन में आग जला दी थी। उस युवा का नाम था भगत सिंह। उन्होंने बचपन में ही निश्चित कर लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य है भारत को आज़ाद कराना। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी रास्ते अपनाए। बाद में भगत सिंह ने केंद्र विधानसभा में एक ऐसा बम फेंका जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, जिसका उद्देश्य था अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाना। उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने अदालत को देशभक्ति का मंच बना दिया। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद, एक और नाम जिसे अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ पाए थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वह कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने इलाहाबाद के एक पार्क में अंतिम गोली खुद पर चलाई थी, लेकिन अपने वचन को नहीं टूटने दिया था। आज उसी स्थान को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, अब आज़ादी की लड़ाई एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष भी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। उनकी आवाज़ आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने विदेश में रह रहे भारतीयों को संगठित किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फिर आया 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने पूरे देश से कहा, करो या मरो। यही था भारत छोड़ो आंदोलन। हजारों लोग सड़क पर उतर आए। गांधी जी के साथ अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीयों पर अधिक समय तक शासन करना अब मुमकिन नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसका प्रभाव। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ब्रिटेन इसमें बुरी तरह उलझ गया। इस युद्ध में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। भारत में भी आज़ादी की मांग पहले से बहुत तेज हो गई थी। इसीलिए अंग्रेजों का भारत पर शासन करना बहुत कठिन होता जा रहा था। रॉयल इंडियन नेवी विरोध 1946। ईयर 1946 में मुंबई से शुरू रॉयल इंडियन नेवी विरोध। भारतीय नौसैनिकों ने भेदभाव और अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। यह विरोध कई शहरों में फैला। इस विरोध ने अंग्रेजों को साफ संकेत दे दिया था कि अब सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि भारतीय सैनिक भी बदला चाहते हैं। 15 अगस्त 1947, फिर आया एक ऐतिहासिक दिन। 15 अगस्त 1947 भारत को 200 वर्ष के बाद आज़ादी मिल गई। हर तरफ खुशी थी, आंसू थे, उम्मीद थी और गर्व था, लेकिन इसी खुशी के साथ साथ एक दर्द भी शामिल था। जब भारत को आज़ादी मिली तो साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हो गया और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, करोड़ों लोगों को अपने घरों से और अपने परिवार से दूर जाना पड़ा, हज़ारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक था। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब हम गर्व से अपना तिरंगा लहराते हैं, जब हम खुलकर अपनी बात रखते हैं, तो यह सब कुछ सिर्फ एक नेता की वजह से नहीं बल्कि उन अनगिनत ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हम सच में उस आज़ादी की कीमत समझते हैं जिसके लिए किसी ने अपना बचपन खोया, किसी ने अपना परिवार और किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी? आज हमारे देश को एक और आज़ादी की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार से, नफरत से, गंदगी से और इस सोच से कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। याद रखें, शहीदों ने हमें सिर्फ एक आज़ाद भारत नहीं, एक जिम्मेदारी भी दी है। इसीलिए जब भी आप तिरंगे को सलाम करें तो सिर्फ हाथ मत उठाइए, एक संकल्प भी उठाइए कि मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा जिस पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गर्व हो। क्योंकि आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली, आज़ादी उन लाखों बलिदानों की अमानत है। जय हिंद, जय भारत।